नमस्कार। रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक। शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने की। पहले कोरोना अपडेट दे दें। छत्तीसगढ़ में आज 5,525 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना संक्रमण ने जान ली। प्रदेश में आज 4,240 लोग स्वस्थ हुए। 56,717 टेस्ट हुए थे। पॉजिटिविटी दर 9.74% पर रही। रायपुर में 1,692 नए केस मिले, जबकि रायगढ़ में 663 नए मामले आए। दुर्ग में 653 नए मरीजों का पता चला तो बिलासपुर में 447 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय का रुख करते हैं। जी विनय, बताएं, अपडेट दें। देखिए 3-4 दिन से जो पैटर्न चला लगभग कमोबेश आज भी वही स्थिति है। लेकिन 2-3 चीज बात जो नोटिस करने वाली है, परसों 65,000 के पास जांच हुई थी, कल 60,000 के पास जांच हुई थी और आज 56,000 के पास जांच हुई है। करीबन 9,000 के पास में अंतर ही आ रहा है जांच का। लेकिन जो आंकड़े हैं वो मरीजों के लगभग बराबर है। संक्रमण दर इस हिसाब से बढ़ जाता है तो आज का जो संक्रमण दर है वो 9.74 का है। ये पूरे प्रदेश की। रायपुर की बात करें तो ये रायपुर का भी जो संक्रमण है वो 22 के पास में है। तो इसका मतलब है कि रायपुर में भी संक्रमण लगभग वही है और पूरे प्रदेश में लगभग वही है। लेकिन ये आप मौत के आंकड़े देखेंगे तो 24 घंटों में 8 मौतें हुई है। ये चिंताजनक विषय है क्योंकि परसों 7 मौत हुई थी, कल भी 4 मौत हुई है और आज भी 8 मौत हुई है। शुरुआत में ये बात मामले सामने आ रहा था कि जो संक्रमण दर से मौतें नहीं होंगी, लेकिन मौतें हो रही हैं। इसका सीधा असर जो कोमार्बिड लोग हैं उन पे पड़ रहा है, तो मौतें हो रही हैं। ये सरकार के लिए चिंताजनक विषय। कल तक जो तीसरे नंबर पे था, आज फिर से वो दूसरे नंबर पे आ गया है। दुर्ग तीसरे नंबर चला गया, तो रायपुर पहले नंबर पे। ये है एक एक्टिव मरीजों के मामले में। लेकिन जो संक्रमण दर है वो अभी भी दुर्ग में सबसे ज्यादा है। इसके बाद में जो 5वां नंबर है वो रायपुर का आता है। तो कहीं न कहीं जांच अन्य जिलों में कम हो रही है, रायपुर में जांच ज्यादा हो रही है। इस कारण से जो एक्टिव मरीजों की संख्या, जो नए मरीजों के मिलने की संख्या वो ज्यादा है। लेकिन संक्रमण दर के हिसाब से रायपुर 5वां नंबर है और अन्य जिलों में इनसे कहीं ज्यादा संक्रमण दर से मरीज मिल रहे हैं। जो आवश्यकता है वहां पर भी जांच बढ़ा करके मरीजों को खोजने की, और साथ में जो मरीज है जो होम आइसोलेशन में है, शायद वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी मौत हो रही, तो ऐसे मरीजों को जागरूक करके उन्हें अस्पताल तक लाने की, जो कि अस्पताल में बेड की संख्या काफी मात्रा में खाली है, तो उनकी जो मौत का आंकड़ा है वो रोकने की, और जिलों में एक्टिव सर्विलांस बढ़ा करके नए मरीजों को खोज करके वहां पर संक्रमण को रोकने की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विनय। तो विनय, जैसा हमको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़े आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और संक्रमण दर के बढ़ने से प्रशासन भी इसमें चिंतित नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज 5,315 कोरोना मरीज मिले हैं। आज एक भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। मध्य प्रदेश में 1186 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 25,516 है। और हमारे सहयोगी नीलम गुरवे हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जी नीलम, बताएं, अपडेट दें। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ जा रहा है और अब जो है इसकी दर भी 6.6% तक पहुंच गई है। अगर हम आंकड़ों के मुताबिक देखें तो लगातार बढ़ती हुई संख्या में आंकड़े मिल रहे हैं और 25,000 से ज्यादा जो है एक्टिव केस हो चुके हैं। पर यहाँ पर राहत भरी बात ये जरूर है कि हॉस्पिटलाइजेशन अब भी बेहद कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो जानकारी मिली है उस पर जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन अब भी एक्टिव केसों का 5% से भी कम है। और अगर हम मृत्यु दर देख रहे हैं तो पिछले 2 दिनों से कोई भी संक्रमित की मौत जो है दर्ज नहीं की गई है। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो भी मरीज होम आइसोलेशन में है उनका निगरानी जो है ठीक तरीके से की जाए, सतत उनकी निगरानी की जाए। जो मेडिकल किट है उनको व्यवस्थित तरीके से उनके घर तक पहुंचाई जाए और मॉनिटरिंग डॉक्टर्स के सलाह पर वहां पर की जाए, क्योंकि यदि होम आइसोलेशन में जो मरीज है उनकी स्थिति ठीक रहती है तो ही हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम रहेगा। इस बात पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी जोर दिया था और ये जो है
तीसरी लहर की संक्रमण जो फैल रहा है लगातार, उस पर विशेषज्ञ भी ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसके अनुपात में जो है गंभीर मरीजों का जो अनुपात है वो काफी कम है। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम बेहद सतर्कता अभी से बढ़ते, जो भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है अपना समय आते तक, क्योंकि अब बूस्टर डोज भी शुरू हो गया है, उस मुताबिक जो है हम अपना बूस्टर डोज भी लगवाए। तो मध्य प्रदेश में दोनों ओर जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो भी संक्रमित मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जिनकी स्थिति गंभीर हो रही है उन्होंने अब तक केवल वैक्सीन का एक ही डोज लगवाया है, या फिर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कोमॉर्बिड है, यानी कि उन्हें कोई बीमारी पहले से है। तो ऐसे व्यक्तियों पर ज्यादा सतर्कता जो है बरतने की बात कही जा रही है लगातार। और अब भी जो है हॉटस्पॉट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 शहर लगातार बने हुए हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज भी 1175 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। पर फिर मैं यही अपनी एक बात दोहराना चाहूंगी कि हॉस्पिटलाइजेशन राजधानी में भी बेहद कम है। और हम देख रहे हैं कि हरदा जिला एक ऐसा जिला लगातार बना हुआ है जहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 0 है। और पिछले 24 घंटों में आगर मालवा, हरदा में भी नए केस नहीं मिले हैं। तो ऐसे जिले जहाँ पर नए केस नहीं मिल रहे हैं, जिला क्राइसिस कमेटी को यह निर्देशित किया गया है कि वहां पर निगरानी बनी रखे ताकि नए केस जो है ना मिले। और जो 4 शहर लगातार हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं वहां पर भी जिला क्राइसिस कमेटी जो है प्रतिबंध लगातार स्थिति को देखकर बनाए जाए। और इस बारे में महिला एवं बाल विकास ने भी नया आदेश जारी कर दिया है कि जो आंगनबाड़ी अब तक संचालित हो रही थी उन्हें भी अब जो है 31 जनवरी तक संचालित नहीं किया जाएगा। हालांकि जो पोषण आहार का वितरण आंगनबाड़ियों के जरिए किया जाता है वो लगातार बना रहेगा, जो भी योजनाएं संचालित होती है वो बनी रहेंगी, पर बच्चों का जो आना और बच्चों के लिए जो भी वहां पर बैठ के जो गतिविधियां होती हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है कोविड के संक्रमण को देखते हुए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी बढ़ता हुआ संक्रमण और बढ़ते हुए मरीजों की संख्या एक चिंता का सबब है, लेकिन लोगों से बार बार कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी परंपरागत सीट सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। दोनों के बीच बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर दलितों को जगह नहीं देकर अपमानित करने का आरोप लगाया। उधर पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से टिकट पाए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के कई करीबियों को टिकट दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए 22 तारीख तक कोई रैली या सभा नहीं होगी। चुनाव आयोग ने पहले 15 तारीख तक रैली पर रोक लगाई थी, लेकिन कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे 22 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। कल नोएडा में प्रचार करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नोएडा की 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रचार करेंगे। सभी विधानसभाओं में डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग होगी। कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रचार करेंगे। सोमवार को उत्तर प्रदेश के दादरी और जेवर में प्रचार के पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो एक अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बताया था कि दिल्ली से सटे इलाकों में वो प्रचार करने वाले हैं। सोमवार को यूपी के दादरी और जेवर में प्रचार करेंगे। कोविड नियमों के तहत
घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा प्रचार किया जाएगा। कल नोएडा में प्रचार का कार्यक्रम तय है। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में प्रचार के कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा हम अभी खरीद चुके हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की समीक्षा होगी। जरूरत पड़ने पर तारीख को बढ़ाया जाएगा। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को लेकर कहा कि आरोपों से बचने के लिए वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। गंभीर आरोप उनके खुद के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है, तभी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे। ऐसा कार्यक्रम बना है, उसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता, तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसकी जांच हो रही है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान करेंगे, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उसकी जाके गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अपने आप में बहुत संगीन है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बयान दे, इसका कोई औचित्य तो है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय हुआ। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। राज्य में पिछले 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अभिनव कार्यक्रम शुरू हुए। बड़ी संख्या में रोजगार के स्थायी अवसर पैदा हुए। लोगों की आय के साथ जीवन स्तर में सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ अर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड, मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की असीमित संभावना है। मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के दौरे पर है। यहां उन्होंने उन गांवों का दौरा किया जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई। सीएम शिवराज उनारसी कला गांव पहुंचे, जहां पीड़ित किसानों से मुलाकात की और साथ ही स्थानीय विधायक और कलेक्टर भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि बर्बाद फसलों को देखकर दुखी मन हुआ। धनिया, सरसों, चना, गेहूं की फसलों को काफी क्षति पहुंची, लेकिन कहा कि किसान चिंता न करें, मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर को मंच पर बुलाकर कहा कि जो पीड़ित किसान हैं, कर्ज के बोझ को थोड़ा कम करें। 1 साल का जो ब्याज होगा उसे मध्यकालीन कर्ज में तब्दील करेंगे। कर्ज की वसूली 1 साल तक स्थगित की जाए। सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया कि कोई चिंता न करे, उनकी मुख्यमंत्री उनके साथ में है। 2-3 तरह की चीजें अपन करेंगे। एक, राहत की राशि का वितरण। दूसरे, फसल बीमा योजना। तो राहत राशि में तय किया है 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी, जिनका नुकसान 50% से ज्यादा है। हमने इस बार ऐसा तय किया कि जो नुकसान हुआ उसका 25% पहले एडवांस देना पड़ेगा। रीवा में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा एक मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना इलाके से सामने आया है, जहां बस कंडक्टर से रंगदारी नहीं मिलने के कारण बदमाशों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। बस कंडक्टर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया।
रीवा से नईगढ़ी क्षेत्र के गांव में जाने वाली बसों से बदमाश रंगदारी वसूलते हैं, जिसका एक बस कंडक्टर ने विरोध किया था, जिसके बाद नाराज बदमाशों ने इसकी पिटाई कर दी। भोपाल में बीते 24 घंटे में तीसरी बड़ी वारदात हुई है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर का मामला है। यहां 2 सगे भाइयों की हत्या की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया अमन राय और आयुष राय के साथ पड़ोस के रहने वाले दिवाकर यादव ने मारपीट की। अमन 11वीं और आयुष 9वीं कक्षा के छात्र हैं। इन्होंने दिवाकर से 3000 रुपये उधार लिए। रुपये लौटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद था। जब कई बार मांगने पर भी रुपए न लौटाए तो दिवाकर ने दोनों भाइयों से बदला लेने की ठानी और घर जाकर लोहे की पाइप से हमला कर दिया। अमन लहूलुहान हो गया और आयुष बिजली के तार से उसका गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक घर के बाहर हल्ला सुनकर दिवाकर वहां से भाग निकला। करीब 1 घंटे बाद जब पीड़िता की मां घर पहुंची तब इसका खुलासा हुआ। दोनों भाइयों का एम्स में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आदर्श अमन ने 3000 रुपये जो एक्यूज है उसके खाते में ऑनलाइन बुलवा लिए थे अपने मामा से। वो पैसे वो दे नहीं रहा था। उसी बात को लेके आज वो पड़ोस में रहने वाला लड़का इनके घर में घुसा, छोटे भाई के साथ में मारपीट की और बड़े भाई के सिर में भी रॉड से मारा। आरोपी जो लड़का जो साथ में खेलने वाला है, जो पड़ोस में रहता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना माधव नगर थाना इलाके के पाटीदार ब्रिज की, जहां 2 लड़कियां एक्टिवा से जा रही थीं। उसी दौरान चाइनीज डोर से युवती का गला कट गया। लोगों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, मामले की जांच वो कर रहे हैं। लगातार उज्जैन के 2 थाना क्षेत्रों में चाइना डोर की जब्ती की कार्रवाई भी की गई। युवती स्कूटी से ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक चाइनीज डोर से बंधी हुई पतंग उलझ के उसके गले में उलझ के और उसका गला उससे कट गया और उसकी मृत्यु उसकी हो गई है। कैमरे द्वारा ट्रेस आउट किया जाएगा पतंग कहां से आ रही थी और किसके द्वारा उड़ाई जा रही थी। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। विराट कोहली ने भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के हाथों 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात खानी पड़ी थी। कोहली ने आईसीसी T20 विश्व कप से पहले T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद चयनकर्ताओं ने वनडे टीम की कप्तानी से उनको हटा दिया था। अब कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव आयोग ने फैसला किया। आज चुनाव आयोग ने एक मीटिंग के बाद यह फैसला किया। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले में कमी आई है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 20,718 नए मामले और 30 मरीजों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई। नए आंकड़ों के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93,407 हो गई। पॉजिटिविटी रेट 30.64 है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अभी भी 20% के करीब बना हुआ है। यहां बीते 24 घंटे में कुल 10,661 कोरोना के नए मामले सामने आए। 11 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 73,518 हो गई। रायपुर में पहचान छिपाने वाले कोरोना संक्रमित लोग अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। ये लोग कोरोना टेस्ट फॉर्म भरने के दौरान अपना गलत मोबाइल नंबर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पता भी गलत लिखते हैं। संक्रमण की पहचान हो जाने के बाद ऐसे लोगों को खोजना नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गया है। ऐसे लोगों को खोजने के लिए नगर निगम ने 30 महिला समूह की एक टीम बनाई, जो नाम और संभावित पते पर वार्ड वार्ड जाकर सर्च कर रही। जिला प्रशासन का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव निकलने के बाद में अपने मोबाइल नंबर बंद कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या प्रतिदिन करीब 300 के पार है।
कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रायपुर लिख दे रहे हैं और 9 डिजिट का नंबर दे दे रहे हैं या दूसरे का नंबर दे दे रहे हैं, तो हम उनको लोकेशन से भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कि अभी हम लोगों ने 19 लोगों के खिलाफ में मतलब FIR के लिए प्रस्तावित किया है कल, और ऐसे आगे भी अगर हमें मौका मिला तो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये जो लोग हमें ट्रेस में हमको नहीं रॉन्ग नंबर दे दे रहे हैं या फिर जो मोबाइल ऑन ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो फैला सकते हैं कोविड को। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब वर्चुअल कोर्ट के तुरंत बाद हो सकेगी। हाईकोर्ट ने मामले में गवाही की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए फिजिकल हियरिंग शुरू होते ही सुनवाई का आदेश दिया। बीती सुनवाई में जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के वकील की ओर से प्रस्तुत तीनों आवेदनों का निराकरण कर दिया था। इस पर याचिकाकर्ता लेखराम साहू के वकील ने गवाही तय होने के बाद लगाए गए आवेदनों पर आपत्ति की थी। याचिकाकर्ता लेखराम साहू के वकील ने सांसद सरोज पांडे के आवेदनों को मामले में देरी करने की रणनीति बताते हुए इन्हें खारिज करने की मांग की थी। सरोज पांडे की तरफ से अपने पहले आवेदन में कहा गया था कि साहू की ओर से प्रस्तुत RTI के दस्तावेज सबूत के तौर पर मान्य नहीं किए जा सकते। इसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।